हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। 800 का जो है वो हमने पिछले वीडियो में रिवाइज़ किया था। अभी 805 रिवाइज़ करेंगे। ऐसे 805 किसके बारे में बात करता है? ऑडिट ऑफ सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड स्पेसिफिक एलिमेंट्स अकाउंट्स और आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसमें जो सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना, वो कोई कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं है। सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल कैश फ्लो स्टेटमेंट इज योर सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है। अब स्पेसिफिक एलिमेंट अकाउंट और आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एग्जांपल अगर लेंगे तो उसका है ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश, बैंक बैलेंस। ये सब जो है वो इनके एग्जांपल्स है। अब नॉर्मली हमको जैसे पता है कि जो नोट्स होते हैं ना, नोट्स टू अकाउंट्स, ये सब तो उस टाइप का इसमें भी दोनों में रिलेटेड नोट्स इंक्लूड्स होते हैं, जिसमें कि क्या कंप्राइज होगा, समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज और अदर इंफॉर्मेशन विच इज रेलेवेंट टू दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और दी एलिमेंट अकाउंट्स और आइटम्स। अब एप्लीकेशन ऑफ एसेस जो है वो हमने सेम 800 में पढ़ा था, वही है, बट इसमें एडिशन क्या है? इन केस ऑफ ऑडिट ऑफ सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और स्पेसिफिक एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, requirement applies irrespective of whether the auditor also audit entities complete set of financial statement। इसका मतलब ये बोलता है कि सर जी, भले ही ऑडिटर जो है वो एंटिटी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वो सारा वो ऑडिट करता है, तो भी इसकी रिक्वायरमेंट अप्लाई होगी। ठीक है। अगर ऑडिटर जो है वो कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट नहीं करता है तो आपको ये डिटरमाइन करना पड़ेगा कि वेदर सच ऑडिट इज एज पर दी एसेस, हाँ, प्रैक्टिकेबल है कि नहीं है। क्योंकि बहुत मुश्किल होता है कि अगर एक ऑडिटर कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट नहीं कर रहा है और डायरेक्टली कोई सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या तो फिर स्पेसिफिक एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट कर रहा है, तो हमको ये चेक करना है कि क्या वो प्रैक्टिकेबल है कि नहीं। अब compliance with requirements of standards on auditing relevant to audit of a single financial statement or specific element of financial statements may not be practicable। कब practicable नहीं होगा? when the auditor is not also engaged to audit the entity's complete set of financial statement, जिसके बारे में अभी ही हमने डिस्कस किया। अब क्या क्या प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज होगी, जैसे कि बहुत ही शॉर्ट में अच्छे से समझ आ जाएगा। डजेंट हैव द सेम अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड एनवायरनमेंट। मतलब क्या होता है कि जो ऑडिटर ऑडिट करता है सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या तो फिर स्पेसिफिक एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, उसको वो सेम अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी जो कि उस ऑडिटर को होगी जो कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट करता है। ठीक है। डजेंट, सेकेंड डिफिकल्टी, doesn't have the audit evidence about general quality of accounting records or other accounting information। उसको further audit evidence की ज़रूरत पड़ेगी to corroborate, मतलब शायद to support the audit evidence acquired from the accounting records। ठीक है। Now for audit of a specific element of financial statements, certain assets require audit work। now they may be disproportionate to element being audited। मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ऐसे 520 एनालिटिकल प्रोसीजर्स, ठीक है, उसमें क्या होता है कि आपको सारे रेशियोज चेक करने होते हैं, सब एनालिसिस करना होता है। तो कोई आप एक स्पेसिफिक एलिमेंट का ऑडिट कर रहे हैं और आपको ये ऐसे 520 अप्लाई करना है, तो एक छोटे से काम के लिए आपको मेहनत काफ़ी ज़्यादा लग जाएगी उस ऐसे को अप्लाई करने के लिए। इसलिए बोला गया है कि दे मे बी डिस्प्रपोर्शनेट टू एलिमेंट बीइंग ऑडिटेड। ये डिफ़िकल्टी आ जाएगी। अगर प्रैक्टिकेबल नहीं है ना, तो ऑडिटर जो है वो मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करेगा कि वेदर अनदर टाइप ऑफ एंगेजमेंट माइट बी मोर प्रैक्टिकेबल। ठीक है। बस ये डिफ़िकल्टीज पढ़ ली कि ऑडिटर को सेम अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, ऑडिटर के पास सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस नहीं होंगे, उसको फर्दर ऑडिट एविडेंस की रिक्वायरमेंट होगी। अगर सर जो स्पेसिफिक एलिमेंट का ऑडिट करते हैं तो जो भी ऐसे की रिक्वायरमेंट है वो शायद डिस्प्रपोर्शनेट रहे टू द एलिमेंट बीइंग ऑडिटेड। अगर प्रैक्टिकेबल नहीं है, फोर्थ पॉइंट, प्रैक्टिकेबल नहीं है तो ऑडिटर क्या करेगा? मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करेगा वेदर अनदर टाइप ऑफ एंगेजमेंट माइट बी मोर प्रैक्टिकेबल। ठीक है। Now, considerations when planning and performing the audit।
क्या क्या कंसीडर करोगे जब आप इस ऑडिट का प्लान और परफॉर्म करोगे? कौन से ऑडिट का? जो कि SF 805 में मेंशन्ड है, ठीक है। 3 चीज़ें हैं, ऑडिट एविडेंस, इंटर रिलेशन और मटेरियलिटी। ऑडिट एविडेंस क्या बोलता है? जब आप दोनों चीज़ें ऑडिट कर रहे हैं, मतलब सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और स्पेसिफिक एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्लस कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो आप जो है ना उस ऑडिट एविडेंस का, जो आपने कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट करते टाइम ऑडिट एविडेंस आपको जो मिले थे वो आप रीयूज़ कर सकते हो जब आप सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट कर रहे हो, और वाइस वर्सा, ठीक है। अब इंटर रिलेशन में क्या होता है कि इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या होता है, कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्लस काफ़ी सारे एलिमेंट्स ऑफ दोज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये रहते हैं इंटर रिलेटेड। जैसे कि डेटर्स, तो डेटर्स एक एलिमेंट है, ठीक है, और फिर सेल्स, ये दोनों इंटर रिलेटेड है। तो आपको एक का अगर आप ऑडिट करते हो तो आपको जो दूसरा एलिमेंट है उसको भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा, बिकॉज दे बोथ आर इंटर रिलेटेड। ऑडिटर में नीड टू परफॉर्म प्रोसीजर्स इन रिलेशन टू इंटर रिलेटेड आइटम्स, जो मैंने बोला कि दोनों के लिए प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ेंगे। मटेरियलिटी क्या बोलता है? मटेरियलिटी फॉर सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और स्पेसिफिक एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है लेस देन द मटेरियलिटी फॉर कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑब्वियसली। तो वो क्या करती है सर? अफेक्ट करती है नेचर, टाइमिंग एंड एफर्ट्स, द ऑडिट प्रोसीजर्स एंड द इवैल्यूएशन ऑफ अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स, ठीक है। अब फॉर्म ऑफ ओपिनियन क्या बोलता है कि ऐसे 210 में लिखा हुआ है, अग्रीड टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट इंक्लूड्स एक्सपेक्टेड फॉर्म ऑफ रिपोर्ट्स टू बी इशूड बाय द ऑडिटर। जैसे कि सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और स्पेसिफिक एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो एप्लीकेबल FRF है ना, वो स्पेसिफिकली या फिर अलग से एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया गया होगा, may not explicitly address the presentation of financial statements और element, ठीक है। मतलब ये क्या कहना चाहता है कि सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और स्पेसिफिक एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क होगा ना, वो एक्सप्लिसिटली एड्रेस नहीं किया गया है, उसमें अलग से बताया नहीं गया कि इसका प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एलिमेंट कैसा होना चाहिए। सो इट मे बी केस व्हेन एप्लीकेबल FRF विच इज बेस्ड ऑन FRF इस्टेब्लिश्ड बाय, ऐसा FRF जो किसने एस्टैब्लिश किया है? ऑथोराइज्ड और रिकॉग्नाइज्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन ने फॉर प्रिपरेशन ऑफ कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो अब वो यूज करिएगा। नाउ फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग कंसिडरेशंस में आपको ऐसे 700 अप्लाई करना है। रिपोर्टिंग कंसिडरेशन ऑन व्हाट? ऑन सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और स्पेसिफिक एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लगता भी है, MCQ भी बनने के चांसेस है। जैसे कि देखो, सेपरेट ओपिनियन, ऑडिटर जो है, ऑडिटर की रिपोर्ट ऑन सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और स्पेसिफिक एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्लस कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ऑडिटर जो है ना, वो हर एक ईच एंगेजमेंट में अपना सेपरेट ओपिनियन देगा, कंबाइंड ओपिनियन नहीं देगा अपने ऑडिटर रिपोर्ट्स में, ठीक है। पब्लिश टुगेदर ऑडिटेड सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और स्पेसिफिक एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मे बी पब्लिश टुगेदर विथ एंटिटीज ऑडिटेड कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। टुगेदर आप पब्लिश जरूर कर सकते हैं, बट ओपिनियन आपको सेपरेट देना है। डिफरेंशिएशन क्या बात बोलता है कि सर जो प्रेजेंटेशन ऑफ सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है और स्पेसिफिक एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इट शुड डिफरेंशिएट फ्रॉम द कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपको मैनेजमेंट को बोलना है कि आप इस सिचुएशन को रेक्टिफाई करो, ठीक है। ऑल्सो ओपिनियन भी डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। सो वो ऑडिटर जो है तब तक ऑडिट रिपोर्ट इशू नहीं कर देगा अंटिल ही सेटिस्फाइड विद दैट डिफरेंशिएशन। तो अभी तक हमने 805 में क्या क्या पढ़ा, एक और बार क्विकली देख लेते हैं कि ये किसका है, सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्पेसिफिक एलिमेंट, ये दोनों होते क्या, दोनों के एग्जांपल्स क्या है, ठीक है। उसके बाद आपका एसएस का एप्लीकेशन सेम एज 800 एंड सर इस पे अब हमने ये पढ़ा कि अगर कोई ऑडिटर जो है वो कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट नहीं कर रहा है और उसको ये सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या तो फिर स्पेसिफिक एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करने के लिए अपॉइंट किया गया है, तो वो प्रैक्टिकली
थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो वही प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ कौन कौन सी हो सकती है वो हमने ये 4 डिस्कस की कि अंडरस्टैंडिंग सेम नहीं होगी, ऑडिट एविडेंस ज़्यादा लगेगा। उसके बाद जो ऐसे की रिक्वायरमेंट्स है, अगर आप स्पेसिफिक एलिमेंट का ऑडिट कर रहे हैं तो वो डिस्प्रपोर्शनेट हो जाएगा, ज़्यादा मेहनत लग जाएगी छोटे से काम के लिए, ठीक है। अगर प्रैक्टिकेबल नहीं है तो फिर ऑडिटर क्या करेगा, किसके पास जाएगा, भागते भागते वो मैनेजमेंट के पास जाएगा कि मैनेजमेंट दूसरे टाइप का एंगेजमेंट है तो वो ज़्यादा प्रैक्टिकेबल होगा। इसमें थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, ठीक है। उसके बाद सर जब आप प्लान और परफॉर्म करते हैं ऑडिट को तो फिर हमने ऑडिट एविडेंस पढ़ा, इंटर रिलेशन पढ़ा, मटेरियलिटी पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा सर फॉर्म ऑफ ओपिनियन में, ठीक है, पढ़ लिया। सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एफआरएफ अगर मेंशन एक्सप्लिसिटली एड्रेस नहीं करते तो फिर वो जो एफआरएफ ऑथराइज और रिकॉग्नाइज सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन ने एस्टैब्लिश किया है हम वो यूज़ कर लेंगे, ठीक है। फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग कंसिडरेशन, यहाँ पे आपको क्या अप्लाई करना है, ऐसे 700 अप्लाई करना है। इसमें 3 चीज़ हमने मेजरली पढ़ी थी कि सेपरेट ओपिनियन देगा ऑडिटर हर एक एंगेजमेंट में, उसके बाद पब्लिश कर सकता है टुगेदर। एंड सर इसमें आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा दोनों के प्रेजेंटेशन को, और तब तक वो ऑडिट रिपोर्ट इशू भी नहीं करेगा जब तक वो सेटिस्फाइड ना हो जाए कि हाँ डिफ्रेंशिएशन तो हो गया है। अभी ये एक और बहुत इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक है जिसमें कि जैसे ऑडिटर का ओपिनियन कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मॉडिफाइड है, ठीक है। उसने अपना ओपिनियन मॉडिफाई ओपिनियन दिया, या तो फिर उसकी रिपोर्ट में ना ईओएम या ओएम पैरा इंक्लूड है, तो ऑडिटर क्या करेगा ना, ऑडिटर डिटरमाइन करेगा कि इसका इफेक्ट जो है ऑन द ऑडिट रिपोर्ट ऑन सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और स्पेसिफिक एलिमेंट ऑफ दोज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या पड़ेगा। तो अगर उसको लगता है इफ़ ही डीम्स अप्रोप्रिएट, तो ऑडिटर क्या करेगा, सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और स्पेसिफिक एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को के ओपिनियन को भी मॉडिफाई कर देगा, या तो फिर वो ये ईओएम ओएम पैरा जो है वो इस ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूड कर देगा। इफ़ ही डीम्स अप्रोप्रिएट देन ओनली, ठीक है। ये कब की बात है सर, जब मॉडिफाइड ओपिनियन है। तो मॉडिफाइड ओपिनियन में तो ये कब था, ये जब उसका ओपिनियन मॉडिफाइड था। अब अगर ऑडिटर जो है वो एक्सप्रेस करते एडवर्स और डिस्क्लेम एन ओपिनियन, तो वो डिस्क्लेम कब करेगा और एडवर्स ओपिनियन कब देगा, व्हेन द इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स इज मटेरियल एंड परवेसिव, ये अपने को पता है। तो जब मटेरियल और परवेसिव होता है तो सारा की सारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट अफेक्ट होता है, ठीक है, कोई एक चीज़ नहीं, होल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गेट अफेक्टेड। तो जब वो ये एडवर्स या डिस्क्लेमर ओपिनियन एक्सप्रेस करता है ऑन द कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, तो जो ऐसे 705 है इट डजेंट परमिट टू इंक्लूड इन सेम ऑडिट रिपोर्ट द अनमॉडिफाइड ओपिनियन। मतलब वो सेम ऑडिट रिपोर्ट में आप एक तरफ बोल रहे हो, आप एक तरफ ओपिनियन दे रहे हो कि एडवर्स ओपिनियन, या तो फिर डिस्क्लेम कर रहे हो अपने ओपिनियन को, तो उस केस में ना सर आप सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या तो फिर कोई स्पेसिफिक एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप अनमॉडिफाइड ओपिनियन नहीं दे सकते हो, क्योंकि इसका तो मतलब यही होता है ना कि परवेसिव इफेक्ट मतलब सारा की सारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट इफेक्ट हुआ है, तो फिर उसमें आप उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बने हुए किसी सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या तो फिर किसी एलिमेंट के ऊपर आप अनमॉडिफाइड ओपिनियन नहीं दे सकते हो, वो ये कहना चाह रहा है। बट इसके भी कुछ एक्सेप्शन है। इसका एक्सेप्शन है मतलब क्या, इसका एक्सेप्शन मतलब ये कि आप अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे सकते हो 3 केसेस में। कौन कौन से केसेस में, इट शुड नॉट बी प्रोहिबिटेड बाय लॉ फर्स्ट, देन ओपिनियन एक्सप्रेस्ड इन ऑडिटर्स रिपोर्ट शुड नॉट पब्लिश टुगेदर विथ द ऑडिटर्स रिपोर्ट। हमने यहाँ पे पढ़ा था ना पब्लिश टुगेदर वाला, ये पब्लिश टुगेदर वाला कि इट मे बी पब्लिश टुगेदर, बट इस केस में क्या है कि आपको अनमॉडिफाइड ओपिनियन देने तब मिलेगा, कब मिलेगा, व्हेन द ओपिनियन एक्सप्रेस्ड शुड नॉट बी पब्लिश टुगेदर विथ ऑडिटर्स रिपोर्ट कंटेनिंग एडवर्स और डिस्क्लेमर ऑफ एन ओपिनियन। मतलब अलग अलग ऑडिट रिपोर्ट में आपको ये ओपिनियंस देने पड़ेंगे। थर्ड बोलता है कि जो स्पेसिफिक एलिमेंट है ना सर, इट डजेंट कंस्टिट्यूट द मेजर पोर्शन ऑफ एंटिटीज कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, एक नोट दिया था कि आप जो है ना वो सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अनमॉडिफाइड ओपिनियन कभी भी एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो ये वाली चीज़ मेट नहीं करता। ये क्या बोलता है
की डजंट कंस्टिट्यूट मेजर पोर्शन। अब फाइनेंशियल जो सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो क्या होता है, इट इज़ डीम्ड टू कॉन्स्टिट्यूट द मेजर पोर्शन ऑफ दोज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया, इंपॉर्टेंट है। अदर मैटर पैरा क्या होता है, में क्या बोलते हैं कि मॉडिफाइड ओपिनियन दिया है अपने एंटिटी की कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, या तो फिर ईओएम और ओएम पैरा डजंट रिलेट टू ऑडिटेड सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और द एलिमेंट। ऑडिटर मे स्टिल डीम फिट to refer to modification in OM para in the audit report on the financial statements or element, क्योंकि ये relevant है to users understanding of audited single financial statements or element or related audit report। तो ऑडिटर जो है वो उसमें भी OM para देगा। ठीक है, अब in audit report on the entity's complete set of financial statement, disclaimer of an opinion on the results of operations and cash flow and अनमॉडिफाइड ओपिनियन ऑन द स्टेट ऑफ अफेयर्स। देखो अब रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशंस और कैश फ्लो, इसको मान लो पीएनएल है, ठीक है, रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशंस द पीएनएल एंड कैश फ्लो। इसमें आप क्या कर रहे हो, डिस्क्लेम कर रहे हो अपने ओपिनियन को। ठीक है, और जो स्टेट ऑफ अफेयर्स है जैसे कि बैलेंस शीट, उसमें आप अपना अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे रहे हो कि ये परमिटेड है, लेकिन क्यों, सिंस डिस्क्लेमर ऑफ एन ओपिनियन किस में दे रहे, रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशंस एंड कैश फ्लो ओनली एंड नॉट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। ठीक है, समझ आ गया ना, क्योंकि हमने इसके पहले जो पढ़ा था कि आप अपना ओपिनियन डिस्क्लेम कर रहे हो सारे कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, बट क्योंकि हम इसमें अपना ओपिनियन डिस्क्लेम किस में कर रहे हैं, ओनली एंड ओनली ऑन द रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशंस एंड कैश फ्लो, एंड अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे रहे हैं स्टेट ऑफ अफेयर्स में। ठीक है, सो दिस इज परमिटेड। डन डन। SF 805 भी कंप्लीट, इसके बाद 810, उसके बाद क्वेश्चंस, एंड देन हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।